गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय अनदर क्लासेस। आई एम डॉक्टर शोक यादव और हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने वेक्टर एंड पेस्ट के अंतर्गत टर्माइट्स के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने टर्माइट्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के रूप में हम लोगों ने टर्माइट्स के हैबिटेट को देखा था, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा था, साथ ही साथ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस के साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के स्टडी में हम लोग टर्माइट्स की लाइफ हिस्ट्री के विषय में जानेंगे। इनसे जो डैमेजेस हैं उनको डैमेजेस के विषय में हम लोग बात करेंगे कि ये किस रूप में, इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे, यूजफुल एस्पेक्ट्स को जानेंगे, साथ ही साथ इनके कंट्रोल के विषय में भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके लाइफ हिस्ट्री के विषय में। द टर्माइट्स रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट हेमी मेटाबोलस टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल। जो टर्माइट्स होते हैं इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, जिसको हम इनकम्प्लीट हेमी मेटाबोलस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। ये क्या होता है इनकम्प्लीट हेमी मेटाबोलस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, अर्थात इनमें जो इनका निम्फ होता है, निम्फ क्या होता है, इट डज नॉट रिजेम्बलेंस विद द अडल्ट, अर्थात जो निम्फ होते हैं ये अडल्ट के साथ रिजेंबल्स नहीं करते हैं। अगर हम इनके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करें तो इनका आकार अर्थात इनका जो बनावट है बिल्कुल भी अडल्ट से मैच नहीं करता है। तो इनका जो शारीरिक बनावट होता है वो क्या होता है, अडल्ट से बिल्कुल भी डिफर होता है। किसका, जो निम्फ होते हैं या जिनको हम लार्वा कहते हैं, इनका जो निम्फल फॉर्म होता है वो टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। किससे, अडल्ट के शारीरिक बनावट से। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें देखने को मिलता है, अर्थात निम्फ डज नॉट रिजेंबल्स विद द अडल्ट वंस। विच इंपॉर्टेंट फीचर्स आर एज फॉलोज। आइए हम बात करते हैं इनके लाइफ हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वार्मिंग, मेटिंग एंड फाउंडिंग न्यू कॉलोनीज, अर्थात ये स्वार्मिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं और फिर ये न्यू कॉलोनी क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन विंग्ड किंग क्वीन एंड किंग विच इज आल्सो नोन एज द एलेट, अर्थात रेनी सीजन में बारिश के समय में जो पंखे वाले, अर्थात जिसको हम माइक्रोप्टेरस कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोप्टेरस, अर्थात लॉन्ग विंग्ड अडल्ट जो होते हैं, जो एक राजसी पेयर्स होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, रॉयल पेयर्स, अर्थात जो शाही जोड़े होते हैं, शाही जोड़े के रूप में विंग्ड अडल्ट के रूप में क्वीन एंड किंग जो होते हैं जिनको हम एलेट कहते हैं, जिनमें पंख पाए जाता है उनको हम एलेट कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे राजा रानी जिसमें पंख पाए जाते हैं जो माइक्रोप्टेरस कहे जाते हैं, वो क्या करते हैं, इमर्ज आउट फ्रॉम द कॉलोनी एंड टेक फ्लाइट कॉल्ड एज द स्वार्मिंग। ये अपने कॉलोनी को छोड़ देते हैं, अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं और ये क्या करते हैं, फ्लाइट के लिए चले जाते हैं, नुक्टियल फ्लाइट के लिए चले जाते हैं और इसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। जब ये पहली बार अपने नेस्ट को छोड़ते हैं, कौन छोड़ते हैं, जो वर्जिन क्वीन एंड किंग होते हैं, जो माइक्रोप्टेरस होते हैं जिनको हम एलेट कहते हैं, पंखदार जिसको हम पाखी कहते हैं। तो पाखी जब पहली बार अपने नेस्ट को छोड़ते हैं, चाहे वो मेल और फीमेल दोनों जोड़े के रूप में निकलते हैं, एक शाही जोड़ा निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जब ये अपने छत्ते से बाहर निकल जाएंगे, अपने नेस्ट से बाहर निकल जाते हैं, अपने टर्मिटेरिया से बाहर निकल जाते हैं, तो इनको हम स्वार्मिंग कहते हैं। तो स्वार्मिंग क्या होता है, जब ये अपने टर्मिटेरिया से बाहर फ्लाइट के लिए जाते हैं तो उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ एरियल फ्लाइट विच इज आल्सो नोन एज द न्यूपिटल फ्लाइट, they shed their wings which is also known as the delete, settle down on the earth and together begins a small excavations for the establishment of the new nest या कॉलोनी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये स्वार्मिंग के लिए जाते हैं तो ये ब्रीफ एरियल फ्लाइट में जाते हैं और इस ब्रीफ एरियल फ्लाइट को हम नुक्टियल फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ये अपने टर्मिटेरिया से, अपने नेस्ट से बाहर की ओर हाई फ्लाइट में, मतलब बहुत समय तक के लिए उड़ान में जाते हैं, एरियन फ्लाइट में जाते हैं, एरियल फ्लाइट में जाते हैं, तो इसको हम नुक्टियल फ्लाइट कहते हैं। दे सेट देयर विंग्स, ये अपने पंखों को क्या कर देते हैं, अर्थात उड़ते उड़ते बहुत दिनों तक ये उड़ते रहते हैं और उड़ने के दौरान ही इनके पंखे क्या हो जाते हैं, शेड कर जाते हैं, टूट जाते हैं, पंखे टूट के निकल जाते हैं। और फिर जब पंखे निकल जाते हैं तो इनको हम डिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जब इनमें पंखे होते हैं तो उसको हम एलेट कहते हैं और जब पंखे टूट कर गिर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिलेट फॉर्म कहते हैं, अर्थात पंख विहीन हो जाते हैं। जब पंखे टूट जाते हैं तो क्या होते हैं, सेटल डाउन ऑन द अर्थ एंड टुगेदर बिगिंस अ स्मॉल एक्सकेवेशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू कॉलोनी, अर्थात ये सेटल डाउन कर जाते हैं, नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं, अर्थात धरती पर आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये एक सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं, एक नया कॉलोनी बनाना करते हैं, अर्थात एक बरो बनाते हैं
है ना, अर्थात एग्जीबिशन करते हैं, खुदाई करते हैं, अर्थात ये अपने मुख के माध्यम से बिल बना लेते हैं और फिर ये न्यू अर्थात कॉलोनी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नई कॉलोनी को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक ना। जब पंखे टूट जाएंगे तो फिर पुनः वो जहाँ से उड़कर आए हैं वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बहुत दूर निकल चुके होते हैं। तो क्या करते हैं, जिस स्थान पर गिरते हैं वहीं पर क्या करते हैं, ये बरो बनाना शुरू कर देते हैं, एग्जीबिशन करना शुरू कर देते हैं और एक इस्टेब्लिश्ड न्यू कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। Thus each mating pairs stabilizes a new colony in which they becomes its royal pair। इस प्रकार से जो एक न्यू पेयर्स होता है, जो मेटिंग पेयर्स होता है, ये एक नई कॉलोनी बना लेते हैं और इस जोड़ी को हम रॉयल पेयर्स के नाम से जानते हैं, अर्थात एक शाही जोड़ा बन जाता है। एट दिस टाइम द मेटिंग अकर्स एंड क्वीन लीज एग्स एज वेल एज द वॉचेज द फर्स्ट ब्रूड। और उस समय क्या करती हैं, ये मेल और फीमेल दोनों अर्थात राजा रानी दोनों क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। मेटिंग के दौरान जो क्वीन होती है वो अंडे देती है और सबसे पहले अपने बच्चों को देखती है, अपने ब्रूड को क्या करती है, अपने न्यू कॉलोनी जो इसका खुद का बनाया हुआ कॉलोनी है उनमें ये लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद अपने बच्चों को देखते हैं। तो एक चीज़ आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि न्यूपिटल फ्लाइट के समय वहाँ किसी प्रकार का कोई मीटिंग नहीं होता है, वो एक प्रकार का केवल डिस्पर्सल फ्लाइट होता है। डिस्पर्सल फ्लाइट करने के दौरान जब उनके पंखे टूट जाते हैं, जब वो डिलीट हो जाते हैं, वो धरती पर आते हैं, न्यू कॉलोनी बनाते हैं। न्यू कॉलोनी के अंदर इनमें मीटिंग होता है और मीटिंग करने के दौरान रानी क्या करती है, अंडे देती है। अंडे देने के बाद सबसे पहले अपने हैचिंग के दौरान अपने बच्चों को ये देखती है। She feeds the first youngs with its saliva and other secretion until they are able to take care of themselves। अर्थात सबसे पहले क्या करती है, जैसे इनके बच्चे हैचिंग करके बाहर निकलते हैं तो ये सबसे पहले अपने बच्चों को फीडिंग कराती है अपने सलाइवा के द्वारा या फिर कुछ और सिक्रीशंस के द्वारा फीडिंग कराना शुरू कर देती है। और ये फीडिंग तब तक कराती है अनटिल दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, जब तक ये अपना खुद का केयर नहीं करने लगते हैं, जब तक ये खुद आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं, तब तक रानी जो होती है अपने बच्चों को अपने सलाइवा के माध्यम से या कुछ अन्य सिक्रीशंस के माध्यम से उनको फीडिंग कराती रहती है। वंस द निम्फ आर सेल्फ रिलायंट दे स्टार्ट फीडिंग रॉयल पेयर्स विच डिवोट इट सेल्फ फॉर ब्रीडिंग। एक बार जब निम्फ सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं अर्थात वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक राजसी जोड़ा अर्थात जिसको हम रॉयल पेयर्स कहते हैं, शाही जोड़े को बनाना शुरू कर देते हैं। और ये शाही जोड़े पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होते हैं, पूर्ण से डिवोर्स हो जाते हैं, अर्थात वो समर्पित हो जाते हैं फॉर ब्रीडिंग के लिए। अर्थात जैसे ही निम्फ क्या होते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वैसे इनका एक नया पेयर बनता है जिसको हम शाही जोड़ा कहते हैं। और ये शाही जोड़े के रूप में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं फॉर ब्रीडिंग के लिए, अर्थात बच्चों को जन्म देने के लिए एक नया जोड़ा बन जाता है, एक नया जोड़ा तैयार होता है। In the beginning of the colony, all the nymph metamorphosis, that is, the differentiated into the workers and soldiers along with the some complementary cost। शुरू में जब नया छत्ता बनता है, जब हैचिंग करके उसमें से निम्फ बाहर आते हैं तो निम्फ मेटामॉर्फोसिस करके केवल 3 कास्ट बनाते हैं। शुरू में कितने कास्ट बनते हैं, जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है तो निम्फल फॉर्म मेटामॉर्फोसिस करके अंडे से हैचिंग होगा, हैचिंग होने के बाद निम्फ बनता है। और शुरू में जिन निम्फल फॉर्म होता है वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद केवल 3 कास्ट बनाता है। वो कौन है, वर्कर, सोल्जर्स और कुछ कम्प्लीमेंट्री कास्ट जिसको हम रिजर्व कास्ट कहते हैं। तो शुरू में जो न्यू छत्ता रानी बनाती है उसमें जब अंडे हैचिंग करके बाहर आते हैं तो पहले निम्फल फॉर्म बनता है और वो निम्फल फॉर्म मेटामॉर्फोसिस करने के बाद डिफरेंशिएट होने के बाद केवल 3 कास्ट में विभाजित होता है, 3 कास्ट में डिफरेंशिएट होता है। वो कौन है, वर्कर, सोल्जर्स और कम्प्लीमेंट्री कास्ट में ही डिवाइड होते हैं। लेटर ऑन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनी ऑल काइंड्स ऑफ द कास्ट आर डिफरेंशिएटेड नॉर्मली। बाद में जब कॉलोनी पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है, तब जितने भी कास्ट हैं सब डिफरेंशिएट होकर अपना अलग अलग कास्ट बना लेते हैं। अर्थात तो इसमें अब क्वीन हो जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोप्टेरस, अर्थात जिसमें लॉन्ग विंग्ड होते हैं, लॉन्ग विंग्ड एडल्ट होते हैं तो वो माइक्रोप्टेरस बन जाते हैं, ब्रैकिप्टेरस बन जाते हैं एप्टेरस के रूप में। अर्थात 5 कास्ट हमको देखने को मिल जाएंगे। रिप्रोडक्टिव कास्ट भी बन जाएंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट भी बन जाते हैं। लेकिन कब, जब छत्ता पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तब ये डिफ्रेंशिएट होकर सभी कास्टों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आप जानने की कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ आप देखेंगे
एक मिनट यहाँ देखिए आप, हम बात करते हैं। हाँ ये देखिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, माइक्रोप्टेरस, जिसको हम एलेट फॉर्म कहते हैं, ये पंख वाले हैं, जिनको हम वर्जिन एडल्ट कहते हैं। वर्जिन यहाँ राजा रानी होते हैं। ये जब स्वार्मिंग में जाते हैं अर्थात स्वार्मिंग करते हैं, स्वार्मिंग के ड्यूरेशन के बाद जब ये न्यूक्लियर फ्लाइट में चले जाते हैं तो उड़ान के बाद इनके पंखे टूट जाते हैं। जब पंखे टूट जाते हैं तो ये धरती पर आ जाते हैं, और धरती पर आने के बाद एक न्यू कॉलोनी बनाते हैं। न्यू कॉलोनी के अंदर ये जो क्वीन और किंग, ये दोनों राजा रानी हैं, ये वहाँ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये देखिए रानी का जो उदर होता है ये बड़ा हो जाता है ना, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, फाइसोगैस्ट्रिन। फाइसोगैस्ट्रिन मीन्स होता है इनका उदर बड़ा हो जाता है। तो फाइसोगैस्ट्रिन कंडीशन में चूँकि इनको अंडे देना है, अब ये क्या हो चुकी है, अर्थात यहाँ मीटिंग हो चुका है। मीटिंग करने के बाद इनके अंडे जब इनके उदर में आ जाते हैं तो इनका साइज, जो क्वीन की साइज है वो बड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइसोगैस्ट्रिन कहते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये रानी जो होती है वो भी पोजीशन करती है, अंडे देती है। और अंडे ये कितना देती है, लगभग एक दिन में 70,000 से 80,000 अंडे ये पर डे देती है। और फिर ये अंडे क्या करते हैं, ये 7 दिन में हैचिंग करके निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो अंडे होते हैं ये क्या होते हैं, 7 दिन में हैचिंग करते हैं, अर्थात अंडों से निम्फ बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। और फिर ये निम्फ क्या होते हैं, ये लगभग 6 महीना बाद ये मेटामार्फोसिस करके सबसे पहले 3 कास्ट बनाते हैं। कौन कौन, वर्कर बनाते हैं, सोल्जर बनाते हैं, और कुछ कम्प्लीमेंट्री कास्ट बनाते हैं, है ना। तो ये कौन, ये निम्फ क्या होते हैं, 6 महीने बाद सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होके 3 कास्ट बनाएंगे, वर्कर बनाएंगे, सोल्जर्स बनाएंगे, और क्या बनाते हैं, कम्प्लीमेंट्री कास्ट बनाते हैं। लेकिन अब इन्हीं में से जिसको रॉयल जेली खिलाया जाएगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही रिप्रोडक्टिव कास्ट आगे चल के क्या होता है, वर्जिन राजा रानी के रूप में अर्थात माइक्रोप्टेरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ आप देखेंगे अगर आप, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ ये दिख रहा है, सबसे पहले ये राजा रानी फिर क्या करेंगे, अर्थात ये रानी जो होगी ये ओवी पोजीशन करेगी, अंडे देंगे 70,000 से 80,000 अंडे पर डे। फिर हैचिंग होने के बाद निम्फ बनता है। निम्फ क्या होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएट होता है 3 कास्टों में, वर्कर्स, सोल्जर्स और कुछ कम्प्लीमेंट्री कास्ट। और फिर यही निम्फ क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर ये रिप्रोडक्टिव कास्ट बनाते हैं, और फिर इस प्रकार का साइकिल चलने लगता है। तो इनका कंप्लीट ये क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, ठीक। आइए कुछ रिमार्क की बातें हम करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। द फ्लाइट इज़ नॉट अ ट्रू न्यूक्टियल फ्लाइट बट इट इज़ द टाइप ऑफ द डिस्पर्सल फ्लाइट। जो ये उड़ान भरते हैं, ये न्यूक्टियल फ्लाइट जो होता है ये कोई रिप्रोडक्टिव फ्लाइट नहीं होता है, इसको हम रिप्रोडक्टिव फ्लाइट नहीं कहते हैं, ये एक प्रकार का डिस्पर्सल फ्लाइट होता है। मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस इन एयर, इट अकर्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर शेडिंग द विंग्स। मेटिंग की प्रक्रिया जो होती है वो एयर में नहीं होती है, एयर में तो इनका केवल एक डिस्पर्सल फ्लाइट है। इनमें जो मेटिंग की प्रक्रिया होती है वो आफ्टर शेडिंग होती है, अर्थात बरों के अंदर होती है। जब ये न्यू नेस्ट अपना एक कॉलोनी बना लेते हैं, उस कॉलोनी के अंदर इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन या मेटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। एयर में इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, अर्थात मेटिंग नहीं होता है। अनलाइक हनी बी, इन टर्माइट्स मेटिंग इज फर्दर रिपीटेड at irregular intervals. The king remains with queen for whole time. जैसे हनी बी में होता है कि एक बार जब ड्रोन क्वीन को फर्टिलाइज कर देता है तो दोबारा वो फिर फर्टिलाइज करने के लिए बचा नहीं रहता, वो मर जाता है, ऐसा इसमें नहीं है। टर्माइट्स में क्या होता है, इनमें मेटिंग की प्रक्रिया जो होती है रिपीटेडली होती रहती है, अर्थात इर्रेगुलर इंटरवल में वो रानी को क्या करता है, बार बार उनको फर्टिलाइज करता है, और ये रानी के साथ हर समय होल लाइफ तक बना रहता है। बस अंतर केवल इतना है कि जो किंग होता है उसका लाइफ स्पान रानी के अपेक्षा बहुत कम होता है। जब राजा मर जाता है तो उसके जगह पर कम्प्लीमेंट्री कास्ट से कोई दूसरे राजा का ताजपोशी हो जाता है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरकोर्स करने एक बार मीटिंग करने के बाद वो मर जाता है। उनमें रिपीटेडली एक इंटरवल पर क्या होता है, अर्थात रिपीटेडली मीटिंग होता रहता है, ठीक। आइए हम जानते हैं इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के विषय में। क्या इनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। टर्माइट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3106 स्पीसीज
एंड शोज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। टर्माइट्स की अभी तक हमको लगभग 3106 प्रजातियाँ के विषय में बहुत अच्छा से नॉलेज है। टर्माइट्स की अभी तक हम लोग देखें तो 3106 स्पीसीज के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, अर्थात संसार में सब जगह देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट कहाँ छोड़कर, अंटार्कटिका दैट इज़ द साउथ पोल पर छोड़कर ये सब जगह देखने को मिलेंगे। साउथ पोल पर ये देखने को नहीं मिलते हैं, अंटार्कटिका को छोड़कर ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलते हैं। दे हैव ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज फॉलोज। इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो इस प्रकार से है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके यूजफुल एस्पेक्ट्स के विषय में, अर्थात इनके क्या यूजफुल इम्पैक्ट हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। टर्माइट्स आर प्राइमरली दैट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक मेथेन, अर्थात ये हमारे मेथेन, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मेथेन पाया जाता है तो मेथेन के लिए ये प्राइमरी सोर्स होते हैं, है ना। अर्थात जो हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन की उपस्थिति पाई जाती है वो टर्माइट्स के, अर्थात इनका टर्माइट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्यूलोज, ये जो मीथेन होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो मीथेन भी क्या है, एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, और ये किससे प्रोड्यूस होता है, सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन से। चूँकि जो दीमक होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये वुड्स को खाते हैं, कुछ हमारे जो क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन है, आम मैंगोज़ के ट्रीज़ हैं, इन सब को खाते हैं, वुड खाएंगे, है ना। साथ ही साथ जो हमारे वो कागज़ होते हैं, कागज़ को भी ये क्या करते हैं, खाते हैं। तो कुल मिला के जिसमें रिचली सेल्यूलोज पाया जाता है तो सेल्यूलोज इनका मुख्य भोजन होता है, सेल्यूलोज को ये खाते हैं। और इनके सेल्यूलोज के पाचन के लिए इनके अंदर इनके गट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआंस पाया जाता है जिसको हम ट्राइकोनिम्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा एक प्रकार का प्रोटोजोआंस है जो सेल्यूलोज का पाचन करता है, और ये सेल्यूलोज किस में कन्वर्ट होता है, मीथेन में। और ये मीथेन जैसे ही टर्माइट्स मर जाते हैं तो पूरा मीथेन इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो कुल मिला के मीथेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में टर्माइट्स को हम देख सकते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट में मीथेन चला जाता है। और मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है जो क्या करता है, हमारे सूर्य के प्रकाश को, जो इनका हीट होता है उसको ट्रैप करने का काम करता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्माइट्स आर डेट्रिटिवोरस दैट इज़ द फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये एक प्रकार का डेट्रिटिवोरस होता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करता है। एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द प्लांट एनिमल्स इन नेचर। और ये क्या करता है, प्लांट और एनिमल्स को रिसाइकिल करने का काम करता है। जो डेड प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशंस होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये डिकम्पोज कर देता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेट्रिटिवोरस कहते हैं। और ये फिर रिसाइकिल करके उनको क्या करता है, सॉइल में इनरिच कर देता है, अर्थात सॉइल में मिलाने का काम करता है। इस प्रकार से इको फ्रेंडली बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए इको फ्रेंडली बिहेव करता है ना। क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं, उनको ये क्या करता है, रिसाइकलिंग करके फिर से ऑर्गेनिक मैटर में बदल देता है ना। यूज ऑफ फूड बाय नंबर्स ऑफ द बर्ड्स एज वेल एज द ट्राइबल मैन। ये क्या करते हैं, दीमक, बर्ड मतलब पक्षियों का सबसे प्रिय भोजन होता है। पक्षियाँ क्या करती हैं, दीमक को चुग चुग के खाती हैं। तो पक्षियों का सबसे प्रिय भोजन दीमक होता है, एज वेल एज द ट्राइबल मैंस। जो बंजारे होते हैं, जो वनों में घूमते रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, बंजारे जिसको कहते हैं, वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लोग होते हैं वो इनको क्या करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। अर्थात इनका क्या करते हैं, वो चटनी वगैरह बनाकर खाते हैं, है ना। तो इनका प्रिय भोजन होता है। जो ट्राइबल मैन होते हैं या फिर जो वर्ड्स होती हैं, इनका सबसे मुख्य भोजन क्या होता है, दीमक होता है। तो ये फीडिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो ये तो रहा है इनका यूजफुल एस्पेक्ट्स, यूजफुल जो इम्पैक्ट है। आइए हम इनके हार्मफुल इम्पैक्ट को जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से डैमेजेस पहुंचाते हैं। टर्माइट्स फीड ऑन सेल्यूलोज डाइट विच ऑब्टेन फ्रॉम द डेड एंड लिविंग वेजिटेबल मैटर एंड डिस्ट्रॉयड वुडवर्क, फर्नीचर, फेंसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स, बुक्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। टर्माइट्स जो होते हैं ये सेल्यूलोज डाइट होते हैं, सेल्यूलोज को खाने का काम करते हैं। ये सेल्यूलोज डाइट लेते हैं इस प्रकार से जिसमें रिचली सेल्यूलोज पाया जाता है। ऐसे सामान को, ऐसे आर्टिकल्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जो वेजिटेबल्स मैटर्स होते हैं, जैसे कुछ सब्जियां होती हैं,
जैसे हमारे जो वुड वर्क होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, फर्नीचर, फेंसेस, इलेक्ट्रिक पोल, जो इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, या फिर कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं जिनमें सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उनको ये नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, उनको क्या करते हैं, ये क्षतिग्रस्त कर देते हैं। दे आल्सो डैमेजेज ऑल पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, ट्रीज एंड ट्रीज फॉर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। या और किसको नुकसान पहुंचाते हैं और किसको डैमेज करते हैं, बहुत सारे हमारे फसलें हैं, जैसे हम शुगर केन की बात करें, कुछ हमारे ट्रीज़ हैं जैसे हमारे आम के पौधे, आम के पेड़ जो होते हैं, आम के वृक्ष, इनके बहुत ही अच्छे होते हैं इनके लिए। सबसे ज़्यादा ये आम के पौधों को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर फसलों की बात करें तो शुगर केन इनके लिए बहुत मुख्य भोजन होता है। तो ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ फ्रूट्स को, कुछ ट्रीज़ को, कुछ क्रॉप्स को, और कुछ हमारे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले ट्रीज़ होते हैं जो हमको क्या करते हैं, सीधे हमारे इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। जैसे साल हो गया जिसमें चीड़, देवदार के वृक्ष, इन सब को भी ये नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें रिचली अमाउंट में हमको सेल्यूलोज देखने को मिलता है, वो इनका मुख्य भोजन होता है। टर्माइट्स अटैक प्लांट्स फ्रॉम द प्लांटेशंस टू द हार्वेस्टिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो टर्माइट्स होते हैं ये हमारे प्लांट को प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ड्यू टू दिस नेचर ऑफ द डैमेज दे आर रिगार्डेड एज पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट। इस प्रकार से जो इनका क्षति होता है, क्षति अर्थात इस प्रकार के जो डैमेजेस नेचर हैं, इसके आधार पर हम इनको पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट के रूप में जानते हैं। कैसे हैं ये, पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट के रूप में जानते हैं। जैसे हम लोग पायरिल्ला पर्पुसिल्ला को जानते हैं, जिस प्रकार से हम लोग पैडी पेस्ट को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स को पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कागज़ों का ये क्या करते हैं, कागज़ों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये हमको नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर ये हमारे सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम कंट्रोल करेंगे। द इन्फेस्टेशन ऑफ द टर्मिट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इनका जो संक्रमण, जो इनका इन्फेस्टेशन होता है, जो इनका आतंक होता है, इनके आतंक को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आइए बात करते हैं। रिमूव एंड बर्न द स्टबल्स फ्रॉम द फील्ड एट द प्लाउजिंग टाइम। अर्थात जब जिस समय हम लोग प्लाउजिंग कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, उसी समय क्या करते हैं, इनके स्टबल्स को हम क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, या फिर उनको रिमूव करके बाहर निकाल देते हैं। जहाँ इनका नेस्ट बना होता है, जहाँ इनका कॉलोनी बना होता है, जहाँ इनका टर्मिटेरिया बनता है, उनको हम क्या कर देते हैं, खोद के निकाल देते हैं या फिर बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो पूरा समूल क्या होता है, समूल नष्ट हो जाते हैं, पूरा कॉलोनी ही डैमेज हो जाता है, फिर वो वहाँ पनप नहीं पाते हैं। दूसरा क्या होता है, अनरोटेन कैटल डंग शुड नॉट बी मिक्सड इन फील्ड एज मैन्योर। जो इनका जो कॉड फीडिंग एनिमल्स होते हैं, जो कॉड फीडिंग कैटल होते हैं, उनका जो डंग होता है, अर्थात गोबर जिसको हम कहते हैं, अनरोटेड, जो सड़ा हुआ नहीं होता, पूर्ण रूप से पचा हुआ जो नहीं होता है, अर्थात पहले हमको क्या करना चाहिए, गोबर को पहले किसी गड्ढे में बनाकर उसको सड़ा लेना चाहिए, सड़ाने के बाद खाद के रूप में यूज करना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट गोबर को उसमें डालते हैं तो ये क्या होते हैं, अनरोटेन कैटल डंग शुड नॉट बी मिक्सड इन द फील्ड एज मैन्योर्स। अर्थात खाद के रूप में अनरोटेन कैटल डंग को सीधे गोबर को खेत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब सीधे खेत में आप डालेंगे तो पूर्ण रूप से वो सड़ा नहीं होता है, अर्थात उसमें सेल्यूलोज का मात्रा होता है और सेल्यूलोज इनका मुख्य भोजन होता है। तो गोबर में चूँकि ये जो कॉड जो घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जब घास चरते हैं तो घास में क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, और वो सेल्यूलोज जब गोबर के रूप में बाहर आता है तो उसमें मीथेन, मतलब पूर्ण रूप से वो डिकम्पोज, पूर्ण रूप से सड़ा नहीं होता है, तो उसमें सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और उस सेल्यूलोज इनका मुख्य भोजन होता है। तो गोबर में भी दीमक आप देखे होंगे लगे रहते हैं। तो ऐसे जब तक गोबर पूर्ण रूप से सड़ न जाए तब तक इसको खाद के रूप में फील्ड में, अपने खेतों में नहीं फेंकना चाहिए। जब आप खेतों में फेंकेंगे तो उसी गोबर में इनका क्या होता है, अतिक्रमण बढ़ जाता है, क्योंकि उनका मुख्य भोजन सेल्यूलोज होता है, तो गोबर में भी ये क्या होते हैं, लग जाते हैं। अगला है मिक्स 10% बेंजीन हेक्साक्लोराइड एट द रेट ऑफ 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड 5% हेप्टाक्लोर और 5% क्लोरेन एट द रेट ऑफ द 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन द सॉइल बिफोर द सोविंग क्रॉप। अर्थात
कहने का मतलब फसल लगाने से पहले जब आप फसल की बुआई कर रही हो तो फसल की बुआई करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 10% बेंजीन हेक्साक्लोराइड अर्थात 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रेट से, या 5% हेप्टाक्लोर या फिर 5% क्लोरिडेन 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। ठीक ना। अगला क्या है, इन स्टैंडिंग क्रॉप 3.5 to 4 लीटर्स ऑफ हेप्टाक्लोर 20 EC और गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड 20 EC में भी मिक्स्ड विथ इरिगेशन वाटर। अर्थात क्या करना चाहिए, 3.5 से 4 लीटर हेप्टाक्लोर को क्या करना चाहिए, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड के साथ मिक्स करके पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। टर्माइट्स इन्फेस्टेड एरिया should be spread by the 0.035% heptachlor 20 EC or 0.03 gamma benzene hexachloride at the rate of 5 to 10 liters per tree according to the need। जब जिस समय किसी पेड़ पर अगर इनका संक्रमण हो गया है, किसी पेड़ पर ये लग गए हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, 0.03% हेप्टाक्लोर अर्थात 20 EC या फिर 0.03% बेंजीन हेक्साक्लोराइड को 5 से 10 लीटर पर ट्री के हिसाब से क्या करना देना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए जैसी ज़रूरत हो। ठीक ना। नाउ अ डे फिप्रोनिल दैट इज़ द फेनिल पायराजोल या फिर क्लोरपाइरिफॉस सिपरमेथ्रिन आर आल्सो यूज्ड एज द टर्मिटिसाइड्स। इस समय सबसे बढ़िया ट्रेंड में इस समय जो चल रहा है वो क्या है, फेनिल पायराजोल। अर्थात सबसे बढ़िया इस समय जो चल रहा है वो क्या है, फेनिल पायराजोल। इसका छिड़काव हम क्या करते हैं, एक टर्मिटिसाइड्स के रूप में हम क्या करते हैं, टर्मिटिसाइड्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आप रिमार्क कर लेंगे, सबसे रिमार्केबल क्या है ये, इसका नाम है फेनिल पायराजोल। तो फेनिल पायराजोल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं इस समय। इट इज़ ऑल अबाउट द टर्मिट्स के विषय में हम लोगों ने इनके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस को, इनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से जाना, इनके हैबिटेट को जाना, डिस्ट्रीब्यूशंस को जाना, इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में जाना, इनके लाइफ हिस्ट्री के विषय में हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ इनके डैमेजेस के रूप में हम लोगों ने इनके यूजफुल इम्पैक्ट को भी जान लिया, हार्मफुल इम्पैक्ट को जान लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने इनके कंट्रोल के विषय में बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो सबसे पहले, अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हो तो न्यू व्यूवर हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।